हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपने बात करेंगे गैस लो, गैस के नियमों के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक चल रहा है अपने। इससे पहले बेसिक प्रिंसिपल पूरा हो चुका है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपने बात करें गैस लो, उससे पहले एक टॉपिक बच गया था बेसिक प्रिंसिपल का। अपने उस चीज को पहले फिनिश करते हैं, देन अपने गैस लो के ऊपर मूव करेंगे। एक टर्म होती है स्पेसिफिक स्पेसिफिक मोलर हीट। क्या टर्म होती है? स्पेसिफिक मोलर हीट। हिंदी में इसे कहते हैं विशिष्ट मोलर उष्मा। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक मोलर हीट, विशिष्ट मोलर उष्मा। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आज ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था। नीचे आप कमेंट ओपन है आप सभी के लिए। मुझे कोई बुरा कहता है मैं तब भी कमेंट ओपन रखता हूँ, अच्छा कहता है मैं तब भी कमेंट ओपन रखता हूँ। अभी जस्ट मैंने 2 सेकंड पहले, मतलब 2 मिनट पहले मैंने वो दोनों कमेंट पढ़े हैं। अच्छा बुरा मैं आपको वो चीज क्लियर करता हूँ। एक का कमेंट आया था, सर आप इंग्लिश में भी डेफिनेशन किया कीजिए। मैं उस चीज को क्लियर कर रहा हूँ। जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, देखो अपने किसी भी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से तब समझ सकते हैं जब उसे अपने अपनी मातृभाषा में समझे। जो बच्चा बीटेक में है उस बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, जो इंग्लिश को पढ़ना अच्छा समझता है, ठीक है, जब अपने टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में यूज करते हैं। हिंदी भी साथ साथ चल रही है, तब जब अपने टेक्निकल टर्म हिंदी में यूज करते हैं वो भी साथ साथ चल रही है, हिंदी वाले को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए अब मेरे को ये है कि अपने नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ाएं, वो बहुत अच्छा रहता है, ताकि मुझे भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप लोगों का टाइम भी नहीं, वहाँ टाइम वेस्ट ज्यादा होती है। जहां मैं एक बार हिंदी में लिखूँ, एक बार इंग्लिश में लिखूँ, वहाँ थोड़ी सी टाइम वेस्ट होता है। सेकंड, मेरी एक वीडियो के नीचे जो अपनी एक इम्पोर्टेंट न्यूज वाली है, जो सबऑर्डिनेंस जारी हुआ था, वहां पे एक दोस्त ने मैसेज किया आज। मैं इसके साथ डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। मैं आपको बाद में बता देता हूँ, फिर अपने डेफिनेशन पढ़ लेंगे। तो उस दोस्त ने मैसेज किया कहता तू पागल है क्या? मतलब भाषा उनकी सही नहीं थी, ठीक है। तो मुझे कहता तू पागल है क्या? 50 बार चेक होता है। मैंने एक चीज कही थी, मैं क्या हो सकता है कि आपका 100 नंबर का मतलब ये गलत लिखा गया हो। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। यदि नहीं लिखा गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लिखा गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को तो पढ़ने से मतलब है। अपने अपने 100 नंबर में से भी जो पढ़ा रहे हैं उसमें से आएगा, 200 में से भी उसमें से आएगा। तो उसने मैसेज किया तू पागल है क्या? 50 बार मतलब ये चेक होता है, 100 नंबर का ही आएगा ऑटोमोबाइल, ऐसे वैसे। फिर मैंने उनको अच्छा से कमेंट किया, अगर आप भी करना चाहते हो, उनको थोड़ी तमीज सिखाना चाहते हो, सिखा सकते हो। मैंने कहा, मैं क्या यार, आप पहले बोलने का अपना तरीका देखिए, ठीक है। मैं क्या पागल, तो आपके बोलने के तरीके से ही पता चल रहा है कि आप यही चीज मुझे प्यार से समझा सकते हो कि भाई यार ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कि मतलब जब भी कोई गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट जारी करती है तो उसको 50 बार चेक करते हैं, बात खत्म थी। परंतु उनका लहजा और तरीका अलग था। चलिए बात करते हैं अभी अपने, बातों बातों में डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, देखिए। इकाई मोलर द्रव्यमान, मतलब मोलर मास, मास वाले पदार्थ मटेरियल। इकाई मतलब क्या होता है? यूनिट, है ना, यूनिट। पदार्थ का इकाई तापमान, टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने के लिए जितनी हीट, हीट मतलब उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे अपने क्या कहते हैं? स्पेसिफिक मोलर हीट कहते हैं। और उसी जगह पे अपनों ने क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक हीट पढ़ा था। वहां पर क्या था? सिर्फ इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ था। और यहाँ पे क्या है? इकाई मोलर द्रव्यमान वाले पदार्थ इकाई तापमान गिराने व बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है, उसे अपने क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। दो प्रकार की होती है ये, एम सी पी और एम सी वी। वही जो स्पेसिफिक हीट का यूजेज है, वैसे ही यूज होता है स्पेसिफिक मोलर हीट का।
कांस्टेंट प्रेशर पे जब अपने ये सब कुछ करते हैं तो अपने पास एमसीपी निकल के आता है, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट स्थिर आयतन पे करते हैं तो एमसीपी निकल के आता है। इतनी बात आप समझ गए हो कि ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना, आपके लिए इतना कुछ ज्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे, आपको कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज किस चीज में? इकाई मोलर द्रव्यमान वाले पदार्थ और इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ दोनों में कंफ्यूज करने के लिए आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो कल जो बात हुई थी, कल वाले टॉपिक में इसको ऐड करना। देन अब अपने चालू करते हैं गैस लो। गैस के नियम्स के बारे में अपने देखते हैं। सबसे पहले वो ही यूनिवर्सल एक बंदा है अपने पास, कौन सा? बायोल लो। कौन? बायोल लो। हिंदी में क्या है? हिंदी में वैसे वही यही है, बायल का नियम। देखो, पहले आपको ये चीज समझा देता हूं, ठीक है। यदि टेम्परेचर स्थिर है, तापमान स्थिर है, और स्थिर तापमान पर किसी भी गैस को अपने गर्म करते हैं, तो जो दाब होगा, जो प्रेशर होगा, वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कहता है बायोट्स का नियम। रिटर्न में देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आज फेस कैम मतलब वो भी नहीं लगाया। हम मैं सही बताऊं, मैं आप लोगों के कभी झूठ नहीं बोलता, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे को ऐसा पसंद नहीं है मैं कुछ भी कह दूं। आज हम नहाने के लिए गए थे कस्सी पे। बहुत बहुत ज्यादा थक चुके हैं, मेरे से लिखा भी नहीं जा रहा, सारा कुछ छिल चुका है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है। तो आज फ्रेंड फ्रेंड वगैरह का फोन आया, तो वो कहते भाई चलते हैं यार, आज नहाने के लिए चलते हैं, बहुत टाइम हो गया गए नहीं है, इसलिए वहां चले गए। तभी आज आपकी क्लास भी लेट हो रही है, तो अच्छा लगता है यार आपसे बात करना मुझे, आप सभी से, कि अगर आप सुनते हो मेरी बात तो हो, नहीं सुनते तो क्या इलाज है। हाँ, यदि कि गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब स्थिर ताप पर पर गरम गरम मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरम मतलब गरम ही होता है, किया जाता है, तो गैस का दाब, दाब मतलब क्या? प्रेशर, प्रेशर, आयतन, आयतन मतलब क्या? वॉल्यूम, आयतन के इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? मतलब वित्त कर्मानुपाती, वित्त कर्मानुपाती, आई होप सो यही स्पेलिंग होगी। ठीक है, वित्त कर्मानुपाती होता है। सिंपल एक चीज लिख देते हैं, ज्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे। पी जो होता है वो वित्त कर्मानुपाती होता है वी के। ये बात कब? जब टी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टी क्या होगा? स्थिर होगा। ये चीज तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों को सेम ही लिखनी पड़ेगी। पी वित्त कर्मानुपाती होता है, वी मतलब वॉल्यूम के, किसके? तो गैस की वॉल्यूम के, जब तापमान क्या हो, टेम्परेचर जो हो वो क्या हो? स्थिर हो, टेम्परेचर को सेम रखा जाए। चलिए आगे, इससे आगे बात करते हैं अपने। ठीक है, इससे आगे सेकंड अपने बात करेंगे चार्ल्स के नियम की। चार्ल्स लॉ की, ये क्या कहता है? मतलब हिंदी में भी इसको मैं लिख ही देता हूं, चार्ल्स का नियम। एक एक सेकंड गाइस, मैं ना एक सेकंड में वापस आ रहा हूं। हाँ, तो अपने डिस्कस कर रहे थे चार्ल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स के नियम के बारे में। चलिए इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा मुझे काम हो गया था, मैं देखो तो इसलिए मैं चला गया था। देखो, वही सेम बात है। क्या? यदि किसी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर, मतलब प्रेशर, अब क्या अपने ने किया? प्रेशर, दाब को अपने क्या कर रहे हैं? स्थिर कर रहे हैं। स्थिर, डेफिनेशन लिख लेना। यदि किसी गैस को कांस्टेंट प्रेशर स्थिर दाब पर गर्म किया जाए, तो आयतन, आयतन क्या? वॉल्यूम,
टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब क्या, तापमान के समानुपाती होगा, समानुपाती, पाती ऐसे आएगा, समानुपाती होगा क्या, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है, यदि अपने किसी गैस को, ठीक है, कांस्टेंट दाब पर, एक स्थिर दाब पर गर्म करते हैं, तो जो आयतन और तापमान का तापमान एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। इतनी बात चार्ल्स का नियम कहता है, तो उसको लिख लो अपने क्या, वी समानुपाती टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जहां पी क्या है, तो सी मतलब कांस्टेंट है। इतनी बात समझ आ गई होगी, मुझे नहीं लगता आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, आप को ये बात नहीं समझ आई होगी। अब आगे बात करता हूं मैं, इससे आगे एक टर्म आती है आइडियल गैस। क्या आती है, आइडियल गैस के बारे। आइडियल गैस क्या होती है, हिंदी में इसे कहते हैं आदर्श गैस, आदर्श गैस। एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में, तो उस चीज को याद रखेंगे आप कि आदर्श गैस क्या होती है। वह गैस, क्या, वह गैस जो, अभी जो अपने दो नियम पढ़े हैं ना, कौन से, चार्ल्स और बायोल का नियम, उन दोनों का जो पालन करती है उसे अपने क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। परफेक्ट गैस भी उसे अपने कह सकते हैं, क्या, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस भी अपने उसको कह सकते हैं, परफेक्ट गैस। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, वह गैस जो बोयल्स एंड चार्ल्स, हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लो का पालन करती है, उसे आइडियल गैस, परफेक्ट गैस, आदर्श गैस कहते हैं। ठीक है, कौन सी होते हैं समझ आएगी, जो बायोल और चार्ल्स के लॉ का पालन करे उसे अपने क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। आसान भाषा में आपको इस चीज को समझा दिया। अब जहां से इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, अपने उस चीज के बारे में, उस टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे अपने कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श, आदर्श गैस समीकरण। क्या कहते हैं इसे, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। ध्यान से समझना, मुझे नहीं लगता आपने पहले समझा या नहीं समझना, पर बहुत सारी टर्म ऐसी है ना जो नहीं नहीं आती हैं इस चीज में, आपको पता नहीं होगी या हो सकता है पता हो, तो फिर भी आप इस चीज को ध्यान से समझना। देखो, आदर्श गैस के समीकरण क्या है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये होती है आदर्श गैस समीकरण। याद रखोगे, V जो है ना, ये V छोटा है, इस चीज को याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी आपको समझा देता हूं। P मतलब क्या, प्रेशर और दाब। V का मतलब है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वॉल्यूम। विशिष्ट आयतन है V का मतलब, यहां सिर्फ आयतन नहीं है, विशिष्ट आयतन है। याद रखना क्या, विशिष्ट आयतन। ठीक है, लिख लेना, याद रखना इस बात को, क्या V का मतलब क्या है, विशिष्ट आयतन है, नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है। अब मैं बताता हूँ विशिष्ट आयतन, आइटम नहीं, सॉरी, आयतन। ठीक है, मैं इसलिए हिंदी नहीं बोलता, आइटम निकल गया मेरे मुंह से। हाँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विशिष्ट आयतन क्या होता है, V इज इक्वल टू आयतन अपॉन में M। ठीक है, आयतन और द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। क्या मैं V अपोन में M इस समीकरण को यहां लिख सकता हूं क्या, इस जगह पे, तो आप कहोगे लिख सकते हो साहब, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पी वी अपोन में एम आर टी, ये आप सभी लोगों ने इक्वेशन देखी होगी, दूसरी इक्वेशन है, याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे और भी बता दूं, आर क्या है, आर है अपने पास
स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट मैं नीचे लिख देता हूं, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट या फिर सिंपल सिंपल गैस कांस्टेंट। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, इसकी वैल्यूज होती हैं उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, विशिष्ट गैस स्थिरांक और इसको कहते हैं साधारण। कई बच्चों ने इस जगह पे देखो, मैंने तो जब मैंने पढ़ा था कई मैंने ये जो आर है ना, मैंने इसको लिख दिया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, परंतु ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं होता। मैं अभी भी क्लियर करते हुए चल रहा हूँ आपको। जब मैं पढ़ा था, जब मैंने पढ़ाई मतलब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने इस चीज को लिखा था आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो नहीं होता। ये एक सिंपल स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट या सिंपल सिर्फ गैस कांस्टेंट भी से अपने कह सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। अभी अपनों ने पढ़ा पीवी इज इक्वल टू एम आर टी होता है, तो आर की वैल्यू अभी अपनों को निकालनी है। तो आर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ना, पी वी अपॉन में एम, सॉरी एम आर टी नहीं होता, एम एम और टी, ये चीज मैं लिख सकता हूँ क्या? आप लोग लिख सकते हो तो याद रख लेना भाई, सीधी सीधी बात है, ज्यादा वैसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर फिर भी याद रख लेना। अच्छा, अब मैं बात करता हूं इसकी यूनिट के बारे में। आर की यूनिट आपको आनी चाहिए, सीधा सीधा एग्जामिनर पूछता है, बिकॉज सॉरी गैस कांस्टेंट की जो यूनिट है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल है। देखो, प्रेशर को अपने क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आपको कि बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स अपॉन में एरिया होता है, फोर्स को अपने न्यूटन में लेते हैं और एरिया को मीटर बटा स्क्वायर में लेते हैं। बल अपॉन में क्षेत्रफल होता है, प्रेशर दाब के बारे में। अच्छा साहब, उसके बाद में मैं मीटर की क्यूब लिख सकता हूँ, आयतन को वॉल्यूम को आपको कि हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एम द्रव्यमान को मैं केजी में लिख सकता हूँ, और टेम्परेचर को मैं क्या केल्विन में लिख सकता हूँ, आप कहोगे हाँ जी लिख सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो। इसको मैं काट सकता हूँ, बिल्कुल साहब आपने कह दिया आप काट सकते हो। यहाँ क्या बच गया, न्यूटन इंटू मीटर। याद करो वो सुहाने दिन जब मैंने आपको टॉर्चर पढ़ाया था, तब मैंने आपको समझाया था कि न्यूटन इंटू मीटर को अपने क्या कहते हैं। यदि आपको नहीं आता तो प्लीज जाके अपनी स्टडी को सही कीजिए। तो न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। इसको केजी और इसको केल्विन। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इस चीज में आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बेसिकली जूल पर केजी केल्विन अपने इसका यूनिट लेके चलते हैं, परंतु जितना भी आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, किलो जूल पर केजी केल्विन। तो मैंने मैंने जूल के इसको जूल केजी पर केल्विन भी कह सकते हो और किलो जूल केजी पर केल्विन भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किलो जूल में बटा में 1000 आ जाएगा। वो मैंने किलो जूल इसलिए बताया है, जो आपको मैं आगे टर्म्स बताने वाला हूँ वो सारी की सारी अपने किलो जूल पर केजी केल्विन में होगी। एग्जामिनर भी जो पूछेगा वो किलो जूल पर केजी केल्विन में पूछेगा। ठीक है, हाँ मुझे नहीं लगता किलो जूल पर केजी केल्विन हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होगी। अब आर आर के दो मान होते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, तो उस चीज को आप ध्यान में रखोगे। एक तो आर का एयर के लिए जो मान होता है वो 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। आप समझ गए मैंने किलो जूल पर केजी केल्विन क्यों कहा है। दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हिंदी में भी हाइड्रोजन ही होती है, इंग्लिश में भी हाइड्रोजन होती है, को आप लिख लेना आराम से। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, 4 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। तो दो बातें भाई याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आपको ये चीज भी मैंने समझा दी। कोई लंबा चौड़ा मैंने कहानियां भी नहीं गाई आपके सामने। चलिए इससे आगे बात करते हैं। एक नियम आता है, देखो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो बातें मैंने आपको बता दी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। और बहुत सारे नियम है अपने, उसके बारे में डिस्कस करते हैं जब आपका एग्जामिनर थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना चाहता है। ठीक है, वैसे डिफिकल्टी लेवल नहीं है, वास्तव में जो होता है उसी के बारे में है, तो उसके बारे में देखते हैं। मैंने तो सिम भी पोर्ट करवा ली, एयरटेल वालों का फोन क्या रहा है। हाँ, तो चलिए अपने बात करते हैं एवोगाड्रो
लॉज के बारे में, एवोगाड्रो लॉ, हिंदी में भी यही कहते हैं एवोगाड्रो का नियम। ठीक है। देखना, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से आप समझ जाओगे क्या होता है। ठीक है। मैं बता दूंगा आपको कौन सा प्रश्न पूछ, मतलब इस पूरे लॉ में कहाँ से प्रश्न सीधा पूछता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर उसके बारे में उससे पहले इसको समझते हैं। देखिए, विभिन्न आदर्श गैस, आइडियल गैस जिसे अपने कहते हैं, आदर्श गैस के समान आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, समान टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान, मैं आपको साथ के साथ करता हो जा रहा हूँ। ठीक है। सेम, समान, प्रेशर, मेरे को जो मन करता है मैं लिख देता हूँ। ठीक है। समान आयतन, सेम, देखो आयतन, तापमान और दाब क्या है, सेम है, समान है। ठीक है। वॉल्यूम, टेम्परेचर है, प्रेशर इज सेम। प्रेशर पर समान संख्या, समान संख्या में अणु होते हैं। ये जो है ना, ये समान संख्या में अणु होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे इस नियम में। क्या कह रहा है ये नियम, अपने द्वार से पढ़ते हैं। विभिन्न आदर्श गैस के, देखो आदर्श गैस के, ठीक है, जितनी भी आदर्श गैस है, बेसिकली उसको आदर्श गैस को अपने ला सकते हैं, वैसे तो है नहीं। तो विभिन्न आदर्श गैस के सेम आयतन, मतलब उसका आयतन समान रहे, वॉल्यूम समान रहे, टेम्परेचर समान रहे, प्रेशर समान, पर ठीक है, तीनों चीजें सेम रहे, समान रहे, पर जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है ना, जो मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वो भी सेम सेम होते हैं, समान संख्या में अणु होते हैं। और ये नियम क्या कहता है, एनटीपी पर, क्या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैंने आपको बताया था क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1.01325 बार। पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी बेसिक प्रिंसिपल, उसमें आपको डिस्कस कर चुके हैं। एनटीपी पर गैस के एक मोल का आयतन 22.4 मीटर क्यूब होता है। ठीक है। इतनी बात समझ गए हो। अब मैं बताता हूँ एग्जामिनर क्या पूछेगा, 1 मोल, मैं इसको पेन नहीं चेंज करूंगा, डिफरेंस अलग दिखना चाहिए ना, इससे लिख के देखता हूँ आज। हाँ, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 मीटर की क्यूब। एग्जामिनर ये चीज पूछता है आप लोगों से, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन वगैरह सब लिखो, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। ठीक है। आसानी से आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं बात करता हूँ जो अपनों ने एक टर्म पहले डिस्कस की थी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। हिंदी में भी इसको यूनिवर्सल गैस स्थिरांक कहते हैं। मैं पहले इस चीज को लिख देता हूँ, लिखने के बाद आप इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, सॉरी फॉर्मूला लिख देता हूँ, देन अपने उस चीज से इसकी डेफिनेशन निकाल लेंगे। आर यू, ये क्या है मैं अभी बताता हूँ। आर यू इज इक्वल टू एम इंटू में आर। क्या होता है समझ गए होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर यू मतलब क्या है, आर यू मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एम मतलब क्या है, एम मतलब है मोलर मास ऑफ, मेरा ना हाथ ना फट चुका है, वो ना बहुत जल रहा है पसीने से। हाँ, तो मोलर मास ऑफ गैस, हिंदी में क्या कहते हैं साहब इसको, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, लो लिख देता हूँ फिर गालियां निकालोगे। द्रव्यमान ऑफ गैस, अरे यार मैं हिंदी में भी कैसे लिखता हूँ ना। हाँ, मोलर द्रव्यमान, गैस का मोलर द्रव्यमान की गैस आगे ले आना। आर मतलब गैस कांस्टेंट होता है, अभी अपने पीछे पढ़ के हटे हैं। इससे सिंपल एक डेफिनेशन बना लो, इंग्लिश वाले क्या लिख सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ गैस कांस्टेंट एंड मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है।
हिंदी वाले क्या लिख सकते हो? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस स्थिरांक गुणनफल है गैस के मोलर द्रव्यमान व गैस स्थिरांक का। समझ गए होगे, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप इट इज द, मैं कैसे लिखूं? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ, नहीं मैं एक अपने नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में चलने देते हैं। इट इज द प्रोडक्ट, ओ प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, यह एक गुणनफल है, ठीक है। किसका? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक एंड द मोलिकुलर, मोलिकुलर मोलर नहीं है ये, मोलिकुलर है, हाँ मोलिकुलर, मोलिकुलर मास लिख सकते हैं, मोलर मास लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोलिकुलर मास ऑफ द गैस, ठीक है। तो क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट गुणनफल है गैस स्थिरांक एवं गैस के मोलर द्रव्यमान का। हिंदी वाले आराम से एक चीज को मैंने बार बार बोल दिया, आप लिख सकते हो। इसकी वैल्यू याद रखेंगे, आर यू इज इक्वल टू क्या होता है? 8.314 किलो जूल पर केजी, ओहो, किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। और अब अच्छा, मारती है ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे, मतलब इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में, मतलब इसमें सारा कुछ है। क्योंकि जहां, एक बात याद रखो, जहां एग्जामिनर आपसे पता है कैसे प्रश्न पूछता है? एग्जामिनर आपसे ऐसे प्रश्न पूछता है जहां कंफ्यूजन हो, वो आपको सीधे के सीधे प्रश्न नहीं पूछेगा। इस बात के लिए ध्यान में रखेंगे आप सभी। आपको ये लगे कि एग्जामिनर आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि हाँ यार आपको थाली में परोस के देगा, ऐसा नहीं होता। हाँ ये बात है कि 40 to 45% ना एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे जहां, मतलब जिन प्रश्नों को हर एक कोई करके आ सकता है, हर एक कोई करके आ सकता है, एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछता है। क्योंकि रीजन है उसके पीछे कि बच्चे का मनोबल ना टूटे, ठीक है। परंतु वो 40 से ऊपर जो अटेम्प्ट करके आता है, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है, नहीं तो 40 तो हर एक का आते हैं। ये बात मतलब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि इस फैक्ट को समझना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज का एक एनालाइज करके पढ़ोगे ना, तो आपको उस चीज के बारे में समझ आएगा। मैंने क्या हुआ, अभी मैंने दिल्ली जाना था, तो मैं उस दिन आपकी क्लास ही रिकॉर्ड कर रहा था राष्ट्रपति की। तो मुझे ऐसा था यार, मैं क्या चलो आज नॉन टेक भी पढ़ा के देखते हैं कैसा, मतलब क्या रिस्पॉन्स आता है। मैंने आपकी 3-4 बार क्लास रिकॉर्ड कर दी। मेरा मन करता है रात को, अब रात को क्या होता है ना, रात को मतलब इतना लाइट का सेटअप नहीं है, तो ग्रीन स्क्रीन नहीं आती, और मुझे ये होता है कि अगर मेरा मेरा चेहरा नहीं दिख रहा तो इंटरेक्शन नहीं हो पाता। इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग ये ना पता नहीं कौन पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ा रहा है, मतलब बच्चों को ऐसा फील हो जाता है। तो इसलिए मेरा मेरा मतलब ज्यादातर मैं जो अपनी क्लासेज है ना, वो दोपहर में रिकॉर्ड करता हूँ। दोपहर में मुझे 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करने के लिए 2.5 घंटे चाहिए होते हैं। जूल, जो जूल का लो, जूल का नियम अपने पढ़ते हैं। जूल का नियम के बारे में पढ़ने के लिए मैं आपको पहले डेफिनेशन करवा देता हूँ, फिर अपने आगे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। देखो, किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, क्या आंतरिक ऊर्जा, अंदर की जो एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा केवल टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान का फलक, फलक मतलब फंक्शन होती है, ठीक है। यह किसी भी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है ना, वो क्या होती है? वो तापमान का फलक होती है। इस बात को आप याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। यह प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, दाब व आयतन पर निर्भर नहीं करती, पर निर्भर
नहीं करता है। और एक बात याद रखना, ठीक है, जूल्स के नियम और क्या कहता है, यह वह ऊष्मा है, ठीक है, जो क्या है, मतलब टेम्परेचर का फलक है, मतलब उसके टेम्परेचर मतलब कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड है, तो यह वह ऊष्मा है जो कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब स्थिर आयतन पर प्रदान, सॉरी इसको काट दो, प्रदान की जाती है, ठीक है। जूल का नियम क्या कहता है, किसी भी गैस का इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान का फलक होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ये बात आप समझ गए होगे। आगे वो चीज क्या कहता है, यह वॉल्यूम और प्रेशर पर निर्भर नहीं करती, इस पे वॉल्यूम और प्रेशर का कोई ये नहीं है कि कोई वॉल्यूम ज्यादा कम ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं। परंतु जो उष्मा है वो कांस्टेंट प्रेशर पर प्रदान की जाती है, इस बात के लिए आप गौर करना, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, इसके बारे में लिख देता हूँ एक दो चीजें जो मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड आपको बता देता हूँ। एक तो आप याद रखोगे U इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है। यार टी ना सुंदर नहीं बना, मैं दोबारा से बनाऊंगा। हाँ टी आप लिख दो ऐसे करके, ऐसे लिख दो, हाँ। U इज इक्वल टू एफ टी, क्या U मतलब क्या, आंतरिक ऊर्जा, F मतलब फलक, किसका, टेम्परेचर का, समझ आ गई है, हाँ जी साहब आ गई है। दूसरी चीज इसमें और लिख लेना, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, ठीक है। याद रखना जहां ये डी वगैरह यूज होते हैं तो इसका यूज कहाँ होता है, डिफरेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। अंतर के लिए यूज होता है, इन दोनों के अंतर के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो होप सो आपको ये बातें समझ आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो। दो बातें थी वो डायरेक्ट फॉरवर्ड आपको याद करने वाली चीज थी, तो वो आपने कर ली है। अब इससे आगे एक लास्ट है, अपने लास्ट बात करेंगे आज के दिन की, ठीक है, फिर अपने ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। दो चीजें और बच जाएंगी आपके, एंथैल्पी और एंट्रोपी। वो अपने गैस के नियमों में, सॉरी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। ऊष्मागतिकी के नियम में अपने आराम से उन चीजों को डिस्कस करेंगे, जब भी उन चीजों का मतलब जरूरत होगी। तो वंडर वाल सॉरी वाल्स इक्वेशन, हिंदी में भी इसी को यही कहते हैं, वंडर वाल का नियम। हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे चक्कर में ये गलत मत लिख लेना, तो थोड़ा सा नेट पे रिसर्च कर लेना। सबसे पहली बात, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। ये क्या है जी, ये है साहब आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आदर्श गैस समीकरण है, यही बात है। परंतु परंतु हर एक चीज आदर्श गैस समीकरण के ऊपर नहीं टिकी होती है। इसी कारण से कुछ ना कुछ वास्तविकता में भी अपने को देखना पड़ता है। जैसे अपनों ने एफएम में देखा था, एफएम में अपनों ने क्या किया था कि जो डिस्चार्ज था, जो विसर्जन था, वो थियोरटिकल था, वो एक्चुअल भी था, ठीक है। थियोरटिकल चीज एक अलग चीज होती है, जब आप उस चीज को एक्चुअल में देखते हो वो अलग उसका फॉर्मूला आता है। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे तो उसी चीज को देखते हुए सॉरी वंडरवाल ने एक इक्वेशन निकाली जिसे अपने कहते हैं रियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं, जिसे अपने रियल गैस इक्वेशन, वास्तविक गैस समीकरण, वास्तविक गैस समीकरण, क्या कहते हैं, हम इसे वास्तविक गैस समीकरण कहते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ ये समीकरण ही पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा, सिर्फ समीकरण पढ़ दिया आपका बेड़ा पार है, उससे उससे अलावा एग्जामिनर पूछता नहीं। और ये समीकरण तब आती है जब आपका एग्जाम हार्ड बनता है, हार्ड मैं मॉडरेट मॉडरेट में भी नहीं कहता, जब हार्ड बनेगा तब ये समीकरण आएगी, तो तब आप जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपके ये आ गई तो आप मुझे याद भी करोगे, ये भी बात याद रखना। p प्लस ए अपॉन में वी स्क्वेयर इंटू में v माइनस बी इज इक्वल टू आर। ये समीकरण आपकी क्या कहलाती है, रियल गैस समीकरण कहलाती है।
इतनी बात आप समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बात करता हूँ ए और बी के बारे में, मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ ए और बी क्या होते हैं। ठीक है, इस समीकरण में ए और बी क्या होते हैं। इसे अपने कहते हैं स्पेसिफिक कांस्टेंट, आप इसे कह सकते हो। एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट स्थिरांक होते हैं, ये स्पेसिफिक कांस्टेंट होते हैं। विशिष्ट ही स्थिरांक होते हैं जो विशिष्ट स्थिरांक, स्पेसिफिक कांस्टेंट जो फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं। वैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ए और बी आपसे कोई नहीं पूछता क्या होता है। जो पूछने वाली बात है वो पीछे मैं बता चुका हूँ। ये वंडरवॉल की इक्वेशन याद कर लेना। जहां आपका एग्जाम हार्ड आएगा वहां पे आपसे ये इक्वेशन पूछी जाएगी। इतना ही था गैस के नियम के बारे में, इतना ही था। ठीक है, एक एंथैल्पी, एक अपने दो टॉपिक रह गए हैं, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। देखो, एंट्रोपी एक ऐसी चीज है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको समझाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, एंथैल्पी आपको फिर भी समझाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्रोपी आपको, आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, वो सिर्फ यही चीज कहता है। एंट्रोपी की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। एंट्रोपी आप सिर्फ आप समझ सकते हो, पर उसको उसको वास्तव में समझाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो एंट्रोपी के रिलेटेड मैं देखो, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। जहां से एंट्रोपी में के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं कुछ करवा दूंगा। एंट्रोपी आपकी वास्तव में पता है कैसे क्लियर होगी, जब आप एमसीक्यूज करोगे। एंट्रोपी को समझने का और कोई भी जरिया नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, मैं तीन चार, क्योंकि अभी आपके नहीं है, फर्स्ट लॉ वगैरह में आपके अच्छे से पढ़नी होती है, तो अपने तब जाके इस चीज को पढ़ेंगे। या हो सकता है मैं आपको कल एंथैल्पी, एंट्रोपी और जीरो ला दोनों तीनों चीजें आपको करवा दूं। ठीक है, कल अपने इस चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपनी यहीं की खत्म होती है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। नॉन टेक भी आप सीरियस मोड में पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ। मैं, मेरी बात याद रखना, जो मैं हमेशा कमी कमी है मेरे अंदर, मतलब थी, जो मैंने अभी चेंज कर ली है। यदि आप लोगों ने एक टाइम टेबल बना रखा है, उस टाइम टेबल में आपने लिख रखा है कि साहब हम तो 1 घंटा, मैं आपको पेज एक लेता हूं, रुको। उस टाइम टेबल में आपने क्या कर रखा है, उस टाइम टेबल में आपने लिख रखा है कि साहब हम 1 आवर तक क्या करेंगे, टेक्निकल पढ़ेंगे। ठीक है, हम 1 आवर तक टेक्निकल पढ़ेंगे। आप लोगों के अकॉर्डिंग आपने 2 3 4 घंटे आपके अकॉर्डिंग आपने कर रखे होंगे। अभी भी मैं गारंटेड कहता हूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जो मेरी वीडियो देख लेते होंगे, वीडियो देख के और इस 1 घंटे को ओके कर देते होंगे कि भाई साहब मेरा 1 घंटे की टेक्निकल क्लासेस पूरी हो चुकी है, मतलब मैंने टेक्निकल पढ़ लिया 1 घंटा, प्लीज ये चीज मत करना। सबसे पहली बात, जो बच्चा ये चीज कर रहा है, तो यार आप लोगों का एक माइंडसेट बहुत गलत है इस चीज को लेके। गलत क्यों है ये ये जो चीजें होती है ना, जो अभी आप अगर कोई कर रहा है, देखो मैं हर एक को नहीं कह रहा, परंतु यदि ऐसी कोई चीज कर रहा है कि आपने 2 आवर्स का टाइम दे दिया, हाँ, अगर आपने ये चीज कह के दिया कि 3 आवर का मैं टाइम देता हूं, आपने कह दिया मैं 3 घंटे मैं पढ़ूंगा, जिसमें जिसमें 1 घंटे की मैं वीडियो देखूंगा, ठीक है, और 2 घंटे की मैं मतलब अपनी स्टडी करूंगा। ये बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है, यदि आप ऐसे चलते हो। परंतु कुछ बच्चे होंगे जिनके पास सफिशिएंट टाइम होगा, मतलब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, उन्होंने 1 घंटे के लिए अपना टेक्निकल दिया, तो प्लीज ये मत सोचना हमने वीडियो देख ली हमने टेक्निकल पढ़ दिया। यहाँ आप किसी के लिए नौकरी नहीं कर रहे हो, जो जो आप अपने आप को ही पागल बना रहे हो यहाँ पे। ठीक है, वास्तविकता में आप अपने आप से पूछ के देखना कि वास्तव में आपने टेक्निकल पढ़ी है क्या। मैं भी कहता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि यार आपको बिना आप कुछ किए या बिना आप समझे, बिना दोबारा पढ़े आप सब कुछ कर दोगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो
प्लीज ये चीज का जो टाइम टेबल का शेड्यूल है, मैं दिल्ली चला गया था, मैंने आपको कहा भी था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो एक एक इंटरेस्टेड चीज और मेरे को पता लगी, मतलब मैंने नोट किया है, कईयों ने की हो नहीं की हो। जब आप मेरी वीडियोस देखते हो, जो रेगुलर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, जिस वीडियो में स्ट्रेटजी होती है, बुक्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो व्यूज जाते हैं 250-300, ठीक है। एक और मजेदार बात बताता हूँ आपको, थोड़ी सी बातें कर ले, क्लास पूरी हो चुकी है, जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है, जो बातें सुनना चाहता है वो सुन सकता है। मैंने पहली क्लास डाली इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, दूसरी डाली टोरजन, व्यूज हैं उस पे, इस पे 100+ है, इस पे 100 है। और आज मेरी 12th क्लास होगी, इससे पहले मेरी 11 क्लास ही हो चुकी है, और उस पे व्यूज है 35 से 40। इस चीज का देखो, या तो ये मेरी गलती हो सकती है, मैं दो दो कंडीशन है इसमें, या तो मेरी गलती हो सकती है कि मेरे पढ़ाने का वे अच्छा नहीं है कि स्टूडेंट मुझे छोड़ के जा रहा है, परंतु मुझे नहीं लगता कि मेरे पढ़ाने का वे अच्छा नहीं है। अभी यहाँ पे जो 100 बच्चा था ना, वो 40% ही रह चुका है, 60% की आप लोगों में गिरावट आ चुकी है। ये चीज जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा ये है कि भाई आप लोग खुद देखो इस चीज को, खुद समझो। शुरू शुरू में बंदे में जोश होता है, वो जोश है ना, वो यदि आपने वैकेंसी तक कायम रख लिया तब आपका सिलेक्शन पक्का है। यदि आप लोगों ने ऐसा कर दिया कि भाई हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, ठीक है पढ़ लेंगे, नोटिफिकेशन के लिए पढ़ लेंगे, उसके बाद में पढ़ लेंगे, आप वहीं के वहीं पीछे हो जाओगे सभी से। याद रखना, जहां आपने ये सोच लिया ना कि हाँ नोटिफिक देखो, 10% बच्चे ही ऐसे हैं जो एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे आज के समय पे, और ये 10% है ना, ये मैं गारंटेड कहता हूँ, ये 10% अपना सिलेक्शन लेके आएंगे। ये 10% अपना सिलेक्शन लेके आएंगे यदि इनके पास एक अच्छी गाइडेंस है, ठीक है, एक अच्छा प्री प्लान है इनके पास पढ़ने का, ठीक है। एक पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए इंसान के पास, आप ये नहीं हो कि आपका जो मन उठाया। देखो एक चीज, जो पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ये चीज मत करना कि हम पहले एक टॉपिक खत्म करेंगे और फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे एक ना नेगेटिव थिंग निकलती है। देखो ये सब चीजें पता है कब होती हैं, मैं बताता हूँ। ये सब चीजें जब आप 10वीं 12वीं में हो और नई नई कंपटीशन की तैयारी करने लगे हो कि यार एक बार मैं ये कर लेता हूँ, एग्जाम आएगा तब मैं कर लूंगा, मतलब तब मैं पास में आके सभी को कंबाइन कर लूंगा। अपने पास लिमिटेड टाइम है, आप लोग नौकरी पेशे करते हो, आप सभी की, मेरी, किसी की भी एज भी ज्यादा ही है, ठीक है, एज कम नहीं है। घर वालों का प्रेशर भी है सभी के ऊपर है, सभी इस बात से रिलेट कर रहे होंगे। यदि कोई बंदा जॉब करता है वो अपनी जॉब से परेशान है, यदि कोई घर पे रहता है तो अपने घर वालों से कहीं ना कहीं उनके तानों से परेशान है, ठीक है, कि भाई तू वेला है, तू कोई ना कोई काम धंधे लग। मल्टीपल आपको मतलब चलना पड़ेगा। तो मैं एक चीज कहता हूँ, टाइम टेबल बनाओ, कैसा भी बनाओ, किसी भी तरह से बनाओ, मुझे मुझे मैं आपको बना के दे दूंगा, मैंने आपको कहा भी है, ठीक है। मंडे से संडे से मैं आपको ये चीज मतलब रेगुलर हर एक वीक या 15 दिन का अपने टाइम टेबल, 14 दिन का टाइम टेबल अपनी कंटिन्यू रखेंगे। तीन चीजें कर लेना, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली में आप क्या करोगे, नॉन टेक, कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मैंने पूरा देखो, मैंने इससे पहले मैं पूरा प्लान कर चुका हूँ आप लोगों के बारे में, मतलब आप लोगों के लिए, तभी मैं उस रिगार्डिंग बता रहा हूँ। एक आप उठा लेना लैंग्वेज, लैंग्वेज, और एक आप उठा लेना टेक्निकल, ठीक है। नॉन टेक आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज आपके लिए मतलब कन्फर्म है, आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा नॉन टेक। यदि आज आपने पढ़ा है, मतलब आपने, आज संडे है, संडे को आपने पढ़ा है, तो याद रखो कि मैं, आप डिसाइड कर लो, ये चीज फिक्स कर लो, आपके साथ कुछ भी हो जाए आपको कुछ नहीं पढ़ना। आपको मंडे को वो पढ़े हुए के एमसीक्यूज करने हैं, ये शेड्यूल यदि आपने अपना लिया तो आप पक्का सिलेक्शन लेके जाओगे, मैं अभी भी कहता हूँ। लैंग्वेज में भी सेम चीज करो, लैंग्वेज को आप दो हिस्सों में बांट बांट दो, ठीक है। ये चीज मैं अच्छे से आपको तब भी समझा दूंगा, अब भी समझा रहा हूँ। दो हिस्से में बांट दो, एक तो याद करने वाली चीज, और एक रट्टा मारने वाली चीज।
रट्टा मारने वाली, एक याद करने वाली। 2 हिस्सों में बाँट के पढ़ोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। यदि आपने याद करने वाली कर दी, देखो रट्टा मारने वाली चीज़ ना आपके लिए मतलब एग्ज़ाम के पास जाके आपसे नहीं हो पाएगा। ये बात याद रखना, आप एग्ज़ाम के पास जाके रट्टा मारना चालू करोगे, आपसे नहीं होगा। रट्टे मारने वाली चीज़ें बहुत हैं। मैं जब आपको आपके लिए एक प्लान लेके आऊँगा, तब मैं आपको आपका पूरा सिलेबस, एक पूरे का पूरा सिलेबस आपको डिफ़ाइन करके दे दूँगा कि ये चीज़ आपको रटनी है, ये चीज़ आपको याद करनी है। भाई इस चीज़ को आप रटना आज से चालू कर दोगे, डेली आधा घंटा रटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आधे घंटे रटोगे, आपके आखिरी तक जाते-जाते आपको याद हो जाएगी वो चीज़। जो रटने वाली चीज़ है, उसको याद करवाना है अपने को। और याद करने वाली तो याद करने वाले, इसके भी एमसीक्यूज़ लगाओ, कहीं से लगाओ, कैसे भी लगाओ। टेक्निकल पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता मैं आपके लिए कोई कमी छोड़ रहा हूँ, ठीक है? टेक्निकल में जितने एमसीक्यूज़ करोगे ना, उतने आप सफलता की ओर बढ़ते जाओगे। मैं मतलब एक मुद्दे वाली चीज़ आपने देखी, मैंने अभी तक जो समझाया, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक ही चीज़ पे फ़ोकस करता हूँ हमेशा स्टार्टिंग से, एमसीक्यूज़ पे। कहीं से कहीं से भी लगाओ, कहीं से। आप एसएससी जेईई ले आओ, आप आरएस खुरमी, आरएस जैन, एसएससी जेईई की कोई बुक आती है, वहां से पढ़ो। आप आरआरबी जेईई की बुक से एमसीक्यूज़ लगाओ, पर एमसीक्यूज़ लगाओ ज़रूर। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। प्लीज़ सभी लाइक करके जाया करो यार, जो भी होते हैं आप लोगों का ही सपोर्ट है मुझे, ठीक है? मैं कोई ज़्यादा बड़ा टीचर नहीं हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी ने कर रखा होगा। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पे अपना ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई प्रश्न होता है, आप पूछ सकते हो। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।